नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 30 रूल्स पढ़ लिए थे। तो अब हम रूल नंबर 31 के साथ नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रूल नंबर 31 है, कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद होता है। ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है। इसमें ये बता रहा है कि कई सेंटेंस में नाउन रिपीट होता है और उनके बीच में प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर। इसमें बता है मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर। यहाँ पे वाज का प्रयोग क्यों किया गया? ये मैन नाउन है और इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये 2 बार यूज हो रहा है और बीच में आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये बी है, 1 मंथ आफ्टर अनदर हैज़ पास्ड। यहाँ पे हैज़ का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये 1 मंथ है, ये रिपीट हो रहा है अनदर। अब ये सी है, शिप आफ्टर शिप। अब ये नाउन का रिपीटेशन हो रहा है और बीच में प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। डी है, ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर। अब ये डोर नाउन है और ये रिपीट हो रहा है, बीच में इसके प्रीपोजिशन है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 32 की तरफ। ये है रूल नंबर 32। इसमें बताया गया है, कुछ नाउन जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं 2 भागों से बने होते हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, पैंट्स, ट्राउजर, ट्राउजर पजामा, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, टोंग्स, चिमटा, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, शॉर्ट्स। ब्रीचेस का मतलब होता है जांघिया, ये पहनने का होता है जो जांघों पर पहना जाता है। शूज, जूते, स्केल्स। ग्लासेस यानी चश्मे और गोगल्स, गोगल्स का अर्थ भी होता है चश्मे। अगर ये वर्ड आपको कहीं पे दिख जाएं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनके बाद प्लूरल वर्ब क्यों लगती है। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये 2 भागों से बने होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो इसके साथ एस का प्रयोग हो रहा है, ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, इसके साथ, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। माई शूज़ आर न्यू, ये आर का यूज हुआ क्योंकि ये शूज़ है, ये हम एक तो शूज़ होता नहीं है, इसकी एक जोड़ी ही होती है, इसलिए आर का प्रयोग होगा। सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची 2 भागों से मिलकर बनी होती है, इसलिए आर का प्रयोग होगा। हिज पैंट्स, पैंट्स भी 2 भागों से बनी होती है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ। हिज स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे आर ब्यूटीफुल, आर का प्रयोग हुआ क्योंकि ये स्पेक्टेकल 2 भागों में बना होता है। ओनली ए पेयर ऑफ शूज़, अब ये पेयर ऑफ शूज़ है, यानी ये सिंगुलर हो गया। मैंने आपको एक रूल बताया था कि ओनली ए पेयर ऑफ शूज़, यानी कुछ शब्द लगाकर इन वर्डों को सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो इसमें ओनली ए पेयर ऑफ ये लगाकर शूज़ को सिंगुलर बना दिया गया, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, न कि आर का। अब है ए पेयर ऑफ सीजर्स वाज परचेज्ड बाय मी। ए पेयर ऑफ, अब ये ए पेयर ऑफ लग गया, सीजर्स है, अब सीजर्स देख के आर या वर्ब का यूज न करें। ये आपको ये देखना है, अगर ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल की तरह यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 33 की तरफ। ये है रूल नंबर 33। इसमें बताया गया है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे नाउन है शिप, फिश, डियर, पाइस एट्सेट्रा। ये पाइस, इसका मतलब होता है पैसा, जो आप पैसा यूज करते हैं इसको इंग्लिश में पाइस कहते हैं। इस रूल में बताया गया है, ये जो नीचे नाउन लिखे हुए हैं शिप, फिश, डियर, पाइस, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं। मतलब इनको एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, या एस या ई एस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपको सेंटेंस के हिसाब से इनका यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में है, ए शिप इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल।
अब यहाँ पे एक शिप की बात की जा रही है, यानी जो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब लगेगी, ये सिंगुलर लगेगी। नीचे एग्जाम्पल है मैनी शिप्स आर ग्रेजिंग देयर। अब यहाँ पे बहुत सारी शिप्स, मैनी शिप मतलब बहुत सारी भेड़ हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। आई फाउंड ए पाइस, इसमें हालांकि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा, इसमें मेन वर्ब का यूज हो रहा है, किंतु अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल इसके हिसाब से लगानी पड़ती। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। शिप, फिश, डियर, पाइस ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं। बढ़ते हैं रूल नंबर 34 की तरफ। ये है रूल नंबर 34। इसमें बताया गया है यदि किसी वाक्य में इन्फिनिटिव, जिरंड, फ्रेजेस या कोई क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करता है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है। मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव एक वर्ब की टाइप है। इन्फिनिटिव का मतलब ऐसी वर्बें हैं जो किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते, यानी ऐसी वर्ब जो किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते। अब इसका एक और, ये हालांकि आप वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएं, जैसे इज, एम, आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट्स जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो, जैसे प्लेइंग, गोइंग, ऐसे इनको इनफिनिटिव कहते हैं या नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। अब आगे है जिरंड। जिरंड भी एक इन्फिनिटिव वर्ब का टाइप है, जिसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे वर्ड जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ है, उनको हम जिरंड कहते हैं। फ्रेजेस के ऊपर आज मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। कोई क्लोज यानी एक सेंटेंस का भाग, कोई भी वाक्य का एक छोटा सा भाग, उसको हम क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य करता है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है। ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब ये स्विमिंग है, ये जिरंड है, यानी इसके साथ आईएनजी लग रहा है, तो और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है टू स्विम। अब ये टू स्विम है, ये एक इन्फिनिटिव का प्रकार है, इसलिए, और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का प्रयोग होगा। ये है हाउ टू स्टार्ट इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये एक फ्रेज है और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब ये है दैट शी इज़ पुअर टू नो इज़ नोन टू मी। ये दैट है, ये क्लोज है, दैट शी इज़, ये क्लोज है और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। यही था रूल नंबर 34 में। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 35 की तरफ। ये है रूल नंबर 35। इसमें कह रहा है कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रीपोजिशन एवं फिर नाउन आता है, ऐसे वाक्यों में वर्ब पहले नाउन के अनुसार आती है। एग्जाम्पल से समझिए, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज़ वेल नोन। अब इसमें है द क्वालिटी एक नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, दीज गुड्स यानी सामान या वस्तु, ये भी एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो पहले नाउन के अनुसार लगेगी, यानी दी क्वालिटी के अनुसार लगेगी। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दी क्वालिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। सेकंड एग्जाम्पल है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वाज रिसीव्ड। अब इसमें है फाइनेंशियल हेल्प, ये एक नाउन है, फ्रॉम ये एक प्रीपोजिशन है, ऑल दी कंट्रीज़ ये एक नाउन है। अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन आए तो वर्ब पहले नाउन, यानी फाइनेंशियल हेल्प। अब फाइनेंशियल हेल्प है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, हेल्प को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 3,
द कलर ऑफ दिस शर्ट इज़ लाइक्ड बाय ऑल। अब द कलर है, ये एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, शर्ट एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे रूल नंबर 35 लगेगा और जो वर्ब होगी वो दी कलर के अनुसार लगेगी, इसलिए यहाँ पे इज़ का प्रयोग हुआ। रूल एग्जाम्पल नंबर 4 है, योर व्यूज़ ऑन दिस मैटर आर सपोर्टेड बाय ऑल। अब योर व्यूज़ है, ये नाउन है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, दिस मैटर ये फिर से एक नाउन है, और ये जो वर्ब है ये एक पहले नाउन के अनुसार लगेगी, यानी योर व्यूज़। अब ये व्यूज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट वर नॉट रिसीव्ड बाय अस सो फार। अब द डिटेल्स है, ये एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द एक्सीडेंट ये फिर से एक नाउन है, और जो वर्ब लगेगी ये पहले नाउन के अनुसार लगेगी। अब ये डिटेल्स है, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यानी यहाँ पे वर का यूज होगा, वाज का नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 36 की तरफ। रूल नंबर 36 ये है, ये कह रहा है यदि वाक्य में ए नंबर या दी नंबर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखें, दी नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब तथा ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि ए नंबर हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी, दी नंबर हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। नीचे लिख रखा है, दी नंबर का अर्थ एक निश्चित संख्या, यह कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयुक्त होता है एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये कह रहा है दी नंबर का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, और हमने पहले रूल पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा। दी नंबर का अर्थ या दी नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हैं दी नंबर ऑफ। अब ये दी नंबर ऑफ है, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स देख के यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं भरनी है। दी नंबर ऑफ है, यानी एक कलेक्टिव नाउन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज जर्नली स्मॉल, इज का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पे दी नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वॉज वेरी लार्ज। अब यहाँ पे वाज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि दी नंबर ऑफ है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। रूल एग्जाम्पल नंबर 3, ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी। अब ए नंबर ऑफ है, यानी ये प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे आर। देयर आर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर रिटर्न। अब यहाँ पे वर्ब का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी ये एक प्लूरल नाउन का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 37 की तरफ। रूल नंबर 37 है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट है, तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। यह कहें कि रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही वर्ब को अनुशासित करता है। यानी इसमें बताया गया है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हु, विच, दैट ऐसे शब्दों से होती है तो जो वर्ब लगेगी वो हु, विच, दैट ऐसे शब्दों से आने वाले, उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगी। यानी उससे पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, उससे पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ आई हु हैव टेलीफोन्ड यू। पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ आई हु हैव टेलीफोन्ड यू। अब ये आई है, यहाँ पे हु से पहले ये नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है आई, ये फर्स्ट पर्सन है, ये एक प्लूरल माना जाता है आई को, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये प्लूरल ही लगेगी, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा। सेकंड एग्जांपल है, इट इज़ ही। अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब ये हु है, इससे पहले वाला नाउन देखना है, नाउन या प्रोनाउन कि सिंगुलर है या प्लूरल। ही है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। थर्ड एग्जाम्पल है, द बुक दैट इज़ हेयर इज़ माइन।
अब यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है, इससे पहले देखना है कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अब बुक है यानी ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये सिंगुलर लगेगी। द बुक्स दैट आर हेयर आर माइन, ये बुक्स हो गया दैट से पहले, तो ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। द वुमेन हु इज़ इन ब्लैक साड़ी इज़ माई वाइफ, हु से पहले दी वुमेन का यूज हो रहा है और दी वुमेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगी है इज़ माई वाइफ, ये सिंगुलर है। अब इससे नीचे एग्जाम्पल है दी वुमेन हु आर स्टैंडिंग दीज आर माई सिस्टर्स। अब ये वुमेन, आपको ये भी ध्यान रखना है वुमेन का प्लूरल वुमेन ही होता है, बस इसमें ए की जगह ई का यूज कर दिया जाता है। अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर आई प्लूरल। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब इसी का ही बी पार्ट है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है, यानी वन ऑफ के साथ हु विच दैट का प्रयोग होता है। ये एग्जाम्पल है ही इज़ वन ऑफ दोज हु डू नॉट अटेंड द मीटिंग। अब इसमें आप कहेंगे कि वर्ब कहाँ पे है, तो वर्ब ये डू है, ये एक प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर डज होता है। ये आपको याद रखना है वन ऑफ के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है। नीचे एग्जाम्पल है इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैम्पर द वर्क। अब ये हैम्पर है, ये एक प्लूरल वर्ब है, तो ये यहाँ पे प्लूरल क्यों लगी, क्योंकि ये यहाँ पे दैट का यूज़ हो रहा है। दैट से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है, अब ये नाउन है प्रॉब्लम्स, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये प्लूरल लगेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी प्लूरल हैं, तो यहाँ पे हैम्पर है यानी ये प्लूरल वर्ब है। नीचे लिख रखा है ऐसे वाक्यों में वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। उपरोक्त दोनों वाक्यों में वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन दोज एवं प्रॉब्लम्स आए हैं, अतः वर्ब डू और हैम्पर भी प्लूरल हैं। ये वही है जो मैंने आपको बता चुका। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 38 की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, ये तो बहुत आसान है। जब वाक्यों में नथिंग बट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल। अब ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि नथिंग बट जहाँ पे आ जाए वहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर लगेगी, उसका नाउन या प्रोनाउन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, नथिंग बट हिल इज सीन। अब ये हिल है, ये एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वैसे हिल एक सिंगुलर है पर नथिंग बट का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। नथिंग बट बर्ड्स इज सीन। अब बर्ड्स तो प्लूरल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नथिंग बट आ गया तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये सिंगुलर लगेगी। नीचे एग्जाम्पल है नथिंग बट गर्ल्स इज देयर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्ल्स है प्लूरल नाउन कर देते हैं, तो ये प्लूरल नाउन का यूज गलत है। नथिंग बट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल। नथिंग बट ए स्टूडेंट इज़ देयर, ए स्टूडेंट हो या बहुत सारे स्टूडेंट हो, नथिंग बट के बाद हमेशा वर्ब की सिंगुलर लगेगी, यहाँ इज का प्रयोग होगा। तो बढ़ते हैं, आशा है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 39 की तरफ। रूल नंबर 39 कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। ये रूल उसी रूल की तरह है जैसे ईच और एवरी। अगर दोनों के साथ ईच और एवरी लग रहा है तो वहाँ पे वर्ब लगेगी सिंगुलर। जैसे ही इसमें है ये दोनों सिंगुलर नाउन है और इनके साथ नो का प्रयोग हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। नीचे एग्जाम्पल है नो मैन, मैन सिंगुलर है, एंड नो वुमेन, मैन वुमेन भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये सिंगुलर लगेगी, यानी यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 40 की तरफ। रूल नंबर 40 है जब दो अंक गणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। एग्जाम्पल है 4 and 4 is 8। अब इसका ही सेम एग्जाम्पल है 4 and 4 are 8। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये नीचे लिख रखा है जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तो अर्थ है कि एंड से संयुक्त अंकों को एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट माना गया है। जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग अलग माना गया है। यानी जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो रहा है
यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ पहले एग्जाम्पल में, तो इसका अर्थ है ये दोनों सेम हैं। और यहाँ पे नीचे सेकंड एग्जाम्पल में आर का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, 4 and 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस संबंध में नॉर्मन लेविस के निम्न कथन पर ध्यान दें। नॉर्मन लेविस ने एक बात कही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीचे लिख रखा है 5 and 5 is 10। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, मतलब ये एक यूनिटी में काम कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ हैं। ये सही है, राइट लिख रखा है, मतलब ये सही है। बट डोंट जंप टू दी कंक्लूजन। जंप टू दी कंक्लूजन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुँच जाना। इसने बताया है कि सीधे बिना सोचे समझे निर्णय पर मत जाओ। 5 and 5 are 10 इज़ रोंग। ये जो 5 and 5 are 10 है, ये वाक्य गलत है। बोथ वर्ब्स आर इक्वली एक्सेप्टेड। दोनों जो वर्ब हैं इनको समांतर एक्सेप्ट किया जाएगा। नॉर्मन लेविस साधारणतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग उचित रहता है। यानी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग गलत है। तो इस रूल में बताया गया है अगर दो वर्ब या दो अंकगणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, लेकिन आपको हमेशा सिंगुलर रखनी है। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 41 की तरफ। रूल नंबर 41 है कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, या सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यानी सब्जेक्ट हम लिखा नहीं रहता लेकिन हम समझ जाते हैं। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थानुसार ही करना चाहिए। यानी यदि अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 1 है देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वर रिक्वायर्ड। अब ये एज के बाद ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वर्कर्स का यूज होता, लेकिन ये अंडरस्टूड है, इसको छिपा दिया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी एज के बाद जो छिपे हुए नाउन है या छिपा हुआ सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। यानी वर्कर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। एग्जाम्पल 2 है देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वाज एक्सपेक्टेड। अब ये एज के बाद ये जो सब्जेक्ट है ये छिपा हुआ है, या वर्कर यानी इट का यूज होता है। पहले एग्जाम्पल में एज के बाद दे, यानी इसका अर्थ समझना पड़ता है इस ऐसे वाक्यों को सोल्व करने के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ा और बताता हूँ। पहले वाक्य में एज के बाद दे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, अतः प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यानी ये एज के बाद दे का यूज होता है, अंडरस्टूड है ये, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और दूसरे नामे के बाद, यानी यह सेकंड एग्जाम्पल में सब्जेक्ट इट अंडरस्टूड है, अतः वाज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे क्वेश्चनों में आपको इन एग्जाम्पल का मतलब समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये रूल। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, या सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार करना चाहिए। यानी वर्ब अगर नाउन अगर सिंगुलर है तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बढ़ते हैं रूल नंबर 42 की तरफ। रूल नंबर 42 है कई वाक्यों में एज के समान ही देन के बाद सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यदि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। अब ये रूल भी ऊपर वाले रूल की तरह है। इसमें बताया गया है एज की जगह आपको देन लिखा मिलेगा, और वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो अंडरस्टूड होगा, यानी आपको समझना पड़ेगा कि क्या आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर वर मोर कैजुअलिटीज़ देन वाज रिपोर्टेड। अब देन के बाद इट आएगा, ये अंडरस्टूड है तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये सिंगुलर लगेगी। सेकंड है देयर वर मोर बुक्स देन वर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो दे आएगा, ये
अंडरस्टूड है, इसलिए इसका प्रयोग भी ऐसे होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये रूल नंबर 41 की तरह है। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 43 की तरफ। रूल नंबर 43 है एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, इच वन, समवन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, इच वन और समवन, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वाज हैप्पी। अब एवरीवन है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे वाज। समबडी है तो समबडी के साथ सिंगुलर वर्ब इज। ईच वन वॉज गिवन ए गिफ्ट। अब ईच वन है यानी सिंगुलर वर्ब आएगी तो वाज आया। एग्जाम्पल 4 है समवन इज देयर इन दी हॉल। है तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, यानी इज का प्रयोग होगा। ये रूल तो बहुत इजी था। बढ़ते हैं रूल नंबर 44 की तरफ। ये है रूल नंबर 44। और रूल नंबर 44 बताने से पहले दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये क्लास ख़त्म होने को है, ये आखिरी रूल है। आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर, वह कमेंट में बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने देखा है आप सिर्फ देख लेते हो इस वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते। दोस्तों हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता, हमें उत्साह मिल जाता है कि हम भी बच्चों के लिए मेहनत करें। तो एक लाइक तो मैं कर ही दो। तो पढ़ते हैं रूल नंबर 44। आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है, यानी ये वर्ड है आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है। ये तीन ही वर्ड हैं, आपके याद हो जाएंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दी स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल नाउन है। वाज गिवन ए गिफ्ट, यहाँ पे वर्ब है, ये सिंगुलर है, इसलिए ध्यान रखें आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और सब्जेक्ट प्लूरल। एसएससी, सीजीएल बहुत सारे एग्जाम में ये एक एरर बना के दे दिया जाता है कि ईच ऑफ के बाद नाउन को सिंगुलर कर देंगे या फिर वर्ब को प्लूरल कर देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि इनके बाद वर्ब सिंगुलर तथा नाउन प्लूरल। एग्जाम्पल नंबर 2, आइदर ऑफ द मैगजीन इज़ यूजफुल। अब मैगजीन्स है, मैगजीन्स देख के आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ये प्लूरल नाउन है, तो ये मत सोचिए कि प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आती है। इससे पहले पढ़िए आइदर ऑफ का यूज़ हो रहा है, यानी रूल नंबर 44 अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा। नाइदर ऑफ द बुक्स इज चीप, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, इसलिए क्योंकि ये रूल नंबर 44 का हिस्सा है। और रूल नंबर 44 ये कहता है कि ये तीन शब्द आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। अब गर्ल्स है, ये प्लूरल नाउन है, तो लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये सिंगुलर लगेगी। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये रूल आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें। दोस्तों आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। हमने उसके लगभग सारे रूल पढ़ा दिए, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आता। और अब हम कुछ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मोहन अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इज़। अब मैं बताता हूँ आपको इज क्यों आया। इसका राइट आंसर है इज लिख रखा है, ये इसका राइट आंसर है इज़। इसमें वो रूल नंबर 14 का यूज हुआ है अलोंग विद ऑल,
जब किसी सेंटेंस में एलिमेंट टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है, हमने उसके लगभग सारे रूल पढ़ा दिए, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आता। और अब हम कुछ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मोहन अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन ए पिकनिक। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इज़। अब मैं बताता हूँ आपको इज क्यों आया। इसका राइट आंसर है इज लिख रखा है ये, इसका राइट आंसर है इज़। इसमें वो रूल नंबर 14 का यूज हुआ है, अलोंग विद ऑल। जब किसी सेंटेंस में अलोंग विद का यूज हो तो जो वर्ब लगेगी वो पहले नाउन के अनुसार लगेगी, यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है मोहन, यानी मोहन एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही एज वेल एज आई डैश रीडिंग इन द क्लास। तो ये क्वेश्चन है ही एज वेल एज आई, तो इसमें वो वाला रूल लगेगा, यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज हो तो जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, यानी ही के अनुसार लगेगी। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी इज का प्रयोग होगा, एम का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, द बुक ऑन द टेबल डैश माइन। अपना आंसर कमेंट में करें। सो राइट आंसर इज यहाँ पे आएगा इज। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि ये जो बुक है ये सिंगुलर है, और हमने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ। नीचे है, द बुक ऑन द टेबल डैश माइन। अब ये भी ऊपर वाले की तरह है, ये बुक्स है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अपना आंसर कमेंट करें। क्या आप आर सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ आएगा आर। क्योंकि ये बुक्स है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई हु डैश योर फ्रेंड विल गो विद यू। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा एम। अब एम क्यों होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि ये हु है, ये हमने एक रूल पढ़ा था, अगर हु किसी या हु विच दैट ये वर्ड किसी सेंटेंस में आए तो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो हु से पहले आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे एम आएगा, एम का यूज़ होगा। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट में लिखें। अब बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हु डैश माई फ्रेंड विल रीड विद मी। अब इसमें भी वो वाला ही रूल है, ऊपर वाला हु है, इससे पहले जो सब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग होगा। अब जो है 7th क्वेश्चन, आई बोट द कार विच डैश वेरी कॉस्टली। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा वाज। आई बोट द कार, विच है, ये ऊपर वाले रूल ही लगेगा इसमें। किसी सेंटेंस में विच, हु और दैट का प्रयोग हो तो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन। दी कार एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ओनली शी बट एल्सो आई डैश दिस पेन वांट या वांट्स। अपना आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉट ओनली सी बट ऑल्सो आई डैश दिस पेन। ये इसमें इसका राइट आंसर होगा वांट्स। इसमें वो वाला रूल लगा है, यदि किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट एल्सो यूज हुआ है तो जो वर्ब लगेगी वो पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगी, यानी आई के अनुसार लगेगी। आई सिंगुलर है तो ये यहाँ पे वांट्स का यूज होगा। मैंने आपको बताया था
वर्ब के साथ एस या एस लगाने पर वह सिंगुलर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉट ओनली सोहन बट एल्सो अदर स्टूडेंट्स डैश रनिंग। ये भी ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें नॉट ओनली और बट एल्सो का यूज हुआ है। तो जहाँ पे वर्ब भरनी है उससे पहले वाला नाउन देख लीजिए। यदि स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी, यहाँ पे यानी यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, मोर देन वन बॉय डैश फाउंड गिल्टी। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर है वर। इसमें रूल लग रहा है मोर देन वन। यदि किसी सेंटेंस में मोर देन वन का यूज हुआ है तो वहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, यानी यहाँ पे वर का भी यूज होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोर देन 100 बॉयज डैश प्रेजेंट। इसमें रूल लग रहा है अगर वाक्य में मोर देन वन है उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, हुम डैश यू वांट टू मीट। अब इस क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये यू है। ये यू जो होता है ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ, न कि डज का। अगला क्वेश्चन है, राम विद हिज फ्रेंड्स डैश कम। इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। राम विद हिज फ्रेंड्स डैश कम, तो इसका आंसर होगा हैज़। क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में विद का प्रयोग हो रहा है तो जो वर्ब लगेगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, यानी राम के अनुसार लगेगी। तो राम सिंगुलर तो वह वर्ब भी सिंगुलर यानी हैज़। नीचे है, ऑल हिज फ्रेंड्स विद राम डैश ऑलरेडी कम। आप बताएं इसका आंसर। ऑल हिज फ्रेंड्स विद राम डैश ऑलरेडी कम। इसमें ऊपर वाला ही रूल लग रहा है। विद किसी सेंटेंस में है तो जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, यानी यहाँ पर वो फ्रेंड्स है यानी ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी हैव। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। 15 एग्जाम क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज डैश 40। द नंबर ऑफ बॉयज डैश 40 आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इज। ये रूल पढ़ा था हमने कि सेंटेंस में यदि द नंबर ऑफ हो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब होगी सिंगुलर, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। अब अपना स्कोर कमेंट कीजिए। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। थैंक यू।